गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रतिभा पोसवाल, गवर्नमेंट कॉलेज बेगू। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। बच्चों, हमारा जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसकी यूनिट फर्स्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम थर्ड पेपर की यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें आज का जो टॉपिक है वो क्रिस्टलीय सॉलिड है कि क्रिस्टलीय लैटिस, और हम ब्रेवेज लैटिस आज इसमें पढ़ेंगे। तो उससे पहले देख लेते हैं क्रिस्टलीय ठोस क्रिस्टलियन सॉलिड क्या होते हैं। बच्चों, वे ठोस पदार्थ जिनमें सभी परमाणु एक नियमित क्रम से व्यवस्थित होते हैं वो कहलाते हैं क्रिस्टलियन सॉलिड। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं सॉलिड या ठोस में क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। वो परमाणु अगर एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। जैसे शर्करा, चीनी, नमक, क्वार्ट्ज, कॉपर सल्फेट, कैल्साइट, सल्फर कैल्साइट, डायमंड आदि। ये सब ऐसे हैं जिनमें क्या होता है, इनके परमाणु जो होते हैं वो एक नियमित क्रम में जमे हुए रहते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय सॉलिड कहते हैं। दूसरे होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस, या फिर हम बोलते हैं उनको एमॉर्फस। वे पदार्थ जिनमें ये जो परमाणु होते हैं उनकी कोई एक निश्चित व्यवस्था नहीं होती, यानी वो नियमित रूप से नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। होते तो हैं ठोस में, लेकिन वो कहीं भी हो सकते हैं, उनका क्रम फिक्स नहीं होता। वो कहलाते हैं अक्रिस्टलीय सॉलिड या अक्रिस्टलीय ठोस। जैसे आटा, पाउडर, ग्लास, रबड़, प्लास्टिक आदि। तो क्रिस्टलीय ठोस में परमाणुओं की एक नियमित व्यवस्था होती है, नियमित क्रम होता है। अक्रिस्टलीय ठोस में परमाणु एक निश्चित क्रम में नहीं होते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्रिस्टलीय लैटिस क्या होते हैं या जालक। जालक क्या होते हैं, हम सबसे पहले ये देखते हैं लैटिस या जालक क्या होते हैं। तो बच्चों, जैसे हमने कहा कि प्रत्येक क्रिस्टलीय ठोस होता है उसमें जो परमाणु होते हैं वो नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो इनकी प्रत्येक क्रिस्टल की जो आकृति होती है वो 3 डायमेंशनल होती है, यानी एक्स, वाई या जेड तीनों ही दिशाओं में उनकी परमाणु उपस्थित होते हैं। तो यानी कि प्रत्येक क्रिस्टल की जो आकृति होती है वो 3 डायमेंशनल होती है, इसलिए प्रत्येक क्रिस्टल के जो परमाणु हैं वो नियमित और आवर्त क्रम में मिलकर बने हुए होते हैं। तो वैज्ञानिक जो ब्रावाइस थे, एक साइंटिस्ट थे, उनके अनुसार उन्होंने क्या बताया कि किसी भी क्रिस्टल की जो संरचना है उसको ज्यामितीय रूप से उसके लैटिस द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी कि किसी भी क्रिस्टल की संरचना को क्या बोलते हैं, लैटिस या जालक कहते हैं। यानी कि लैटिस, या हम इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि यानी लैटिस आकाश में बिंदुओं का एक क्रम है जिसमें किन्हीं भी 2 बिंदुओं के चारों ओर का वातावरण क्या रहता है, समान रहता है। चारों ओर का वातावरण का समान होने का मतलब है कि वो एक नियमित क्रम में होते हैं। यानी कि लैटिस को क्या कहा गया है कि बिंदुओं का एक क्रम है जिससे चारों ओर का वातावरण क्या होता है, समान होता है, यानी वो नियमित क्रम में होते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं, लैटिस कहते हैं। यानी कि क्रिस्टल की संरचना को ही हम उसकी लैटिस या जालक कहते हैं जब उसके परमाणु क्या होते हैं, नियमित क्रम में होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम 3 डायमेंशनल में देखते हैं। ये देखो, आपको एक दिख रहा है यहाँ पर, ये जो बिंदु हैं आपस में देखो समान दूरी पर हैं, ये आपको दिख ही रहा है ना। तो ये क्या है, एक जालक है, एक लैटिस है जिसके चारों ओर का वातावरण क्या है, समान है। और ये क्या बताता है, क्रिस्टल की संरचना को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर इस चित्र में आपको बिंदुओं का एक त्रिविमीय वितरण दिख रहा है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक बिंदु अपने समीप के अन्य बिंदुओं से समान रूप से घिरा हुआ है। देखिए, प्रत्येक बिंदु अपने समीप के अन्य बिंदुओं से समान रूप से घिरा हुआ है, यानी कि नियमित क्रम में है। यानी बिंदुओं के इस आव्यूह को, यानी इसको क्या बोलते हैं, त्रिविमीय 3 डायमेंशनल लैटिस कहते हैं। इन 3 डायमेंशनल क्योंकि एक्स दिशा में भी, वाई दिशा में भी और जेड दिशा में भी इन्हें समान रूप से व्यवस्थित हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल लैटिस। इन बिंदुओं को, और ये बिंदु हैं, इनको बोलते हैं जालक बिंदु या लैटिस बिंदु इनको कहा जाता है। तो हम पर यहाँ पर जो दिख रहा है, इस लैटिस में क्रिस्टल की 3 अक्ष हैं, OA, OB और OC।
इसमें क्रिस्टल के 3 अक्ष हैं, OA, OB और OC, जिनके अनुदिश यानी जिनके क्रमागत जो बिंदुओं की दूरी है, 2 क्रमागत बिंदुओं की दूरी, इन दो के बीच की दूरी वो क्या है, स्मॉल a, इन 2 क्रमागत के बीच की स्मॉल b और इन दोनों के बीच की स्मॉल c। तो इनको a, b और c को इनको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर या परमिटिव वेक्टर कहते हैं। दो बिंदुओं क्रमागत बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर या परमिटिव वेक्टर कहते हैं। यदि यूनिट वेक्टर ए बी और सी को इनकी ही दिशा में इनके परिमाण के बराबर लगातार स्थानांतरित किया जाए तो हमें पूर्ण त्रिविमीय जालक प्राप्त हो जाता है। यानी कि अगर हम एक इतनी ही दूरी, जैसे ए दूरी, फिर इसके ए दूरी पर दूसरा बिंदु, इससे ए दूरी पर दूसरा बिंदु, इसी प्रकार से बी दूरी, इससे बी दूरी पर दूसरा बिंदु बी, इसी प्रकार से सी, इससे सी दूरी पर, यानी कि क्रमागत अगर इनकी संख्या इतनी ही दूरी पर करी जाए तो हमें एक पूरा का पूरा क्या प्राप्त हो जाता है, त्रिविमीय लैटिस प्राप्त हो जाता है। तो ए बी, इसलिए ए बी और सी को स्थानांतरण वेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि इनको स्थानांतरित करके हम त्रिविमीय लैटिस प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इनको स्थानांतरण वेक्टर भी कहते हैं और इस प्रक्रिया को स्थानांतरण क्रिया कहते हैं। तो हम यदि किसी बिंदु को मूल बिंदु मानकर अन्य बिंदुओं की स्थिति को कैसे व्यक्त करेंगे, मान लो हमने इस बिंदु है, इस बिंदु को क्या मान लिया, मूल बिंदु मान लिया, तो इसके अकॉर्डिंग अन्य बिंदुओं की स्थिति क्या होगी, x दिशा के लिए n1a प्लस y दिशा के लिए n2b प्लस z दिशा के लिए n3b। ये ट्रांसलेशन इसका वेक्टर हो जाएगा। तो यानी कि ये हो जाएगा t = n1a प्लस n2b प्लस n3c। यहाँ पर n1, n2 और n3 क्या है, पूर्णांक, यानी कि इस समीकरण एक को स्थानांतरीय ग्रुप या ट्रांसलेशन ग्रुप भी कहते हैं। तो अब हम देखते हैं क्रिस्टल संरचना क्या होती है। अभी हम लैटिस और जालक पढ़ लिया, अब हम देखते हैं क्रिस्टल संरचना क्या है। क्रिस्टल की संरचना किस प्रकार से लैटिस के द्वारा व्यक्त करते हैं। देखो, जो लैटिस द्वारा हम क्रिस्टल की संरचना को प्रदर्शित करने के लिए लैटिस के जो प्रत्येक बिंदु हैं, जिनको हम लैटिस बिंदु कहते हैं, उनके प्रत्येक बिंदु से एक परमाणु अथवा अणु को भी क्या मानते हैं, संबंधित मानते हैं। प्रत्येक बिंदु से जो तत्व है या यौगिक है उसका परमाणु या अणु संबंधित होता है। इस लैटिस बिंदु से संबंधित परमाणु या अणु को क्या बोलते हैं, बेसिस कहते हैं। जैसे ये आपका लैटिस है एक, अब इस लैटिस के जो बिंदु हैं इनको क्या बोलते हैं हम, लैटिस बिंदु। इन लैटिस बिंदु, प्रत्येक लैटिस बिंदु से जो भी परमाणु, जो भी तत्व यौगिक की क्रिस्टल संरचना हम बना रहे हैं उसका प्रत्येक परमाणु या अणु इससे क्या हुआ होता है, जुड़ा हुआ होता है। इस जिनको हम क्या बोलते हैं, बेसिस कहते हैं। ये बेसिस इस प्रकार से होते हैं और ये लैटिस बिंदु को शो करने का तरीका है और ये बेसिस को शो करने का तरीका है, जिसमें ये एक परमाणु और एक अणु को व्यक्त करता है। तो यानी कि वो पूरी जो संरचना होगी वो किस प्रकार से होगी, लैटिस के साथ साथ प्रत्येक लैटिस के बिंदु पर एक बेसिस उपस्थित होता है। यानी कि इस प्रकार से प्रत्येक लैटिस के बिंदु पर एक उस परमाणु या अणु उपस्थित होता है। इसे बोलते हैं क्रिस्टल संरचना। जैसे तत्व है, तत्व जैसे एल्युमिनियम और बेरियम। तो एल्युमिनियम और बेरियम के क्रिस्टल में जो लैटिस के प्रत्येक बिंदु पर इस तत्व का, यानी एल्युमिनियम और बेरियम के क्या होंगे, परमाणु उपस्थित होंगे। लेकिन ये तो एल्युमिनियम और बेरियम के, यदि कोई यौगिक है जैसे NaCl और CaCl, तो इनके क्रिस्टल में प्रत्येक बिंदु पर यौगिक के अवयवी तत्व, यौगिक में जैसे NaCl में अवयवी तत्व क्या है, Na और Cl, तो इसमें Na और Cl के जो परमाणु या अणु है वो उपस्थित होंगे। तो इस प्रकार से क्रिस्टल की संरचना जो पूरी होती है, क्रिस्टल की संरचना उसको वो होती है लैटिस प्लस बेसिस, क्योंकि इसमें लैटिस और बेसिस दोनों होते हैं। तो यानी कि क्रिस्टल की जो संरचना होती है वो लैटिस प्लस बेसिस होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय संरचना कहते हैं।
अब हम पढ़ते हैं ब्रेवाइज लैटिस क्या होते हैं। ब्रेवाइज लैटिस क्या होते हैं बच्चों, सन 1884 में ब्रेवाइज एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि लैटिस में जो बिंदुओं का, क्योंकि लैटिस में क्या होते हैं, जो लैटिस बिंदु होते हैं एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो उन्होंने बताया था कि लैटिस में जो बिंदु हैं उनको व्यवस्थित करने की 14 संभव विधियाँ, यानी 14 तरीक़ों से हम लैटिस के बिंदुओं को व्यवस्थित कर सकते हैं, जिनमें कि प्रत्येक बिंदु के चारों ओर का वातावरण क्या रहे, समान रहे, क्योंकि चारों ओर का वातावरण उसमें समान रहना जरूरी है, तभी वो क्रिस्टलीय संरचना को व्यक्त करता है। तो कहा गया है कि ब्रेवाइज ने कहा था कि 14 ऐसी संभव विधियाँ हैं जिनके द्वारा उसमें कि प्रत्येक बिंदु के वातावरण क्या रहता है, समान रहता है। तो बिंदुओं की इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, ब्रेवाइज लैटिस कहते हैं, जब उनकी संभव अवस्थाओं में उसको परिवर्तित करते हैं। तो इस आधार पर निम्न 4 प्रकार के जो लैटिस हैं वो संभव होते हैं 4 प्रकार से। जो पहला है वो होता है सरल या आद्व लैटिस, यानी कि सिंपल और प्रिमिटिव लैटिस। सिंपल लैटिस क्या होता है, वह लैटिस जिसमें केवल यूनिट सेल के कोनों पर केंद्र उपस्थित होते हैं उसको बोलते हैं सिंपल या परमिटिविटी लैटिस। जैसे ये आपके पास एग्जाम्पल है, ये आपके पास एक लैटिस है, इसके केवल कोनों पर लैटिस बिंदु हैं, सिर्फ कोनों पर ही, यूनिट सेल के सिर्फ कोनों पर ही एक केंद्र उपस्थित होते हैं, तो इसको बोलते हैं सिंपल और परमिटिविटी लैटिस। दूसरा होता है आधार केंद्रित लैटिस, यानी कि बेस सेंटर्ड लैटिस। बेस सेंटर्ड लैटिस क्या होता है, वे लैटिस जिसमें यूनिट सेल के कोनों पर तो होते ही हैं, उसके साथ साथ उसके आधार पर भी, उसका आधार, ये एक आधार है इसके आधार पर भी एक केंद्र उपस्थित होता है, इसको बोलते हैं बेस सेंटर्ड लैटिस। बेस सेंटर्ड, जैसे इसका नाम है कि इसके बेस पर यानी कि इसके आधार पर भी केंद्र उपस्थित होता है, कोनों पर तो होता ही है, साथ साथ इसके आधार पर भी उपस्थित होता है, इसको बोलते हैं बेस सेंटर्ड लैटिस। नेक्स्ट है बॉडी सेंटर्ड लैटिस क्या होते हैं। बॉडी सेंटर्ड लैटिस वे लैटिस जिनमें यूनिट सेल के कोनों के साथ साथ यूनिट सेल के केंद्र पर, जिससे इसका नाम है अंतः केंद्रित, यानी कि इसके केंद्र पर उपस्थित होता है। तो जो इसके कोनों पर तो उपस्थित है ही साथ इसके केंद्र पर भी, इसके केंद्र पर भी एक केंद्र, इस पे केंद्र पर भी एक बिंदु लैटिस बिंदु होता है, तो इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड लैटिस। लास्ट है फलक केंद्रित लैटिस, फेस सेंटर्ड लैटिस, जैसे इसका नाम है फेस पर, फलक पर, जैसे कि ये हमारा यूनिट सेल है, तो ये इसके फलक हैं, ये ये इसके फलक हैं, तो यानी कि इसके कोनों पर तो उपस्थित है ही, कोनों पर तो है ही, साथ साथ इसके फलक पर भी, प्रत्येक फलक पर भी एक केंद्र उपस्थित होता है, तो उसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड लैटिस, यानी कि इसके कोनों पर तो है ही साथ इसके प्रत्येक फलक पर भी केंद्र उपस्थित होता है, एक एक केंद्र होता है, उसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड लैटिस या फलक केंद्रित लैटिस कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि क्या होते हैं सिंपल। एक बार दोबारा समझ लेते हैं। सिंपल जिसके सिर्फ कोनों पर केंद्र उपस्थित होते हैं वो होते हैं सिंपल लैटिस। बेस सेंटर्ड लैटिस, बेस सेंटर जिसके बेस पर भी ये बेस है, बेस पर भी केंद्र उपस्थित होते हैं वो होते बेस सेंटर्ड लैटिस। अंत केंद्रित लैटिस जिसके केंद्र पर एक केंद्र उपस्थित होता है। और फलक केंद्रित जिससे प्रत्येक फलक पर भी एक केंद्र उपस्थित होता है, उसे फलक केंद्रित या फिर हम बोलते हैं फेस सेंटर्ड लैटिस कहते हैं। तो ये प्रकार के लैटिस के संभव विधियां हैं। अब बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी बच्चों अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।